अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम रबी सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के बिहार के दौरे के मौके पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इल्जाम लगाया कि वो दरअंदाजों की हिफाजत के लिए आए हैं। एएनआई से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने दावा किया कि राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकारी यात्रा के बाद ओवैसी के 4 रोजा दौरे का मकसद बांग्लादेशी और रोहिंग्या तारिकीन वतन को बचाना है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के हवाले से एक सफर किया था, यानी दरअंदाजों की हिफाजत करना। अब ओवैसी आ रहे हैं, ये लोग तमाम बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बचाने आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद को अक्सरियती फिरके के सुपुर्द करके सुप्रीम कोर्ट ने इसके इवज जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद की तामीर के लिए दी थी, इस पर मुजवजा मस्जिद के लिए कई साल गुजर जाने के बावजूद कोई पेशरफ नहीं हो सकी और ना ही कोई मस्जिद बन सकी। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से एनओसी ना मिलने की वजह से धनीपुर में तामीर होने वाली इस मस्जिद का नक्शा अयोध्या तरक्याती अथॉरिटी ने खारिज कर दिया है। हालांकि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनकर कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से ली गई जमीन पर मस्जिद का काम यूं का तो बरकरार है, कोई पेशरफ नहीं हुई है। रियासत उत्तराखंड के काशीपुर इंतजामिया का एक्शन सामने आया है। आई लव मोहम्मद मार्च के बाद नाजायज कब्जों के नाम पर और बिजली की सप्लाई चोरी के नाम पर इंतजामिया ने इंतकामी कार्रवाई अंजाम दी है। तफसीलात के मुताबिक काशीपुर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। अब इंतजामिया ने कई घरों पर छापे मार कार्रवाई अंजाम दी और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के मोहल्ला अली खान में जुलूस के दौरान हुए हंगामा आराई के बाद इंतजामिया ने कार्रवाई तेज कर दी। इंतजामिया ने इलाके में गैर कानूनी कब्जों और बिजली चोरी करने पर मुतअद्दिद घरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने भी आयद किए। हंगामा आराई के बाद इलाके में दफा 163 नाफिज कर दी गई है। काशीपुर के मोहल्ले लेक में महकमा रेवेन्यू, काशीपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काशीपुर बिजली महकमा, काशीपुर आलूदगी महकमा और पुलिस की मुश्तरका टीम ने एक बड़ी मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी। टीम ने घरों से गैर कानूनी तौर पर चल रहे कुल 17 बिजली के कनेक्शन काट दिए। इसमें 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक मामले में जिन आधार सेंटर को क़वायद के मुताबिक ना चलाने पर मरकज की शिनाख्त मंसूख कर दी गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई करते हुए कॉरपोरेशन की गली के नालियों पर नाजायज कब्जों के नाम पर 35 से 40 मकानात को बुलडोजर से गिरा दिया। एक और कार्रवाई में ट्रेड लाइसेंस ना होने पर 16,000 रुपये जुर्माना ऐड किया गया। इंतजामिया ने इस तरह इंतकामी कार्रवाई अंजाम दी है। इस तरह के वाक़यात पर नाज़रीन आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। रियासत कर्नाटक के एनापुर कस्बे में गुज़िश्ता रात मुकामी शरपसंदों ने गोश्त से भरे एक ट्रक में आग लगा दी। ये ट्रक तेलंगाना जा रहा था। भगवा ज़हनियत के हामिल शरपसंदों का इल्जाम है कि ट्रक में ममनुआ गोश्त था। पुलिस के मुताबिक ट्रक रेबाग तालुका के कोडाची से हैदराबाद जा रहा था, जब इसे कागावाड़ तालुके के सिद्धेश्वर मंदिर के करीब कुछ अफराद ने रोका। इसके बाद उन्होंने तलाशी ली और गाड़ी से गोश्त बरामद होने के बाद गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने ट्रक को आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि बेलगाम फायर ब्रिगेड और ओगर शुगर फैक्ट्री के फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ट्रक मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो चुका था। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में जानवरों का कत्ल रोकने के कानून और लूट के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ट्रक जलाने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खान 23 माह के तवील अरसे के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। आज इनकी रिहाई के मौके पर जेल और आसपास के इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी किस्म के हंगामे या बदनज़मी से बचा जा सके। असल में आजम खान की रिहाई मंगल की सुबह मुतवक्किल थी, लेकिन जब जमानती बॉन्ड जमा करवाने के दौरान इनके पते में गलती सामने आई तो रिहाई की कार्रवाई रोक दी गई। बाद दोपहर तक बॉन्ड में इस्लाहात के बाद रिहाई की तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल की गई। आजम खान सख्त सिक्योरिटी के दरमियान गाड़ी में बिठाकर जेल के अहाते से बाहर निकाला गया। जेल के बाहर इनके अहल खाना मौजूद थे, जबकि समाजवादी पार्टी के कारकुन और हामी भी अपनी नजरें अपने महबूब रहनुमा पर जमाए हुए थे। हामियों में बेहद जोश व खरोश देखा गया, लेकिन इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज करने और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के सबब सड़कों पर भीड़ जमा होने की इजाजत नहीं दी। मगरबी बंगाल के दारुलहुकूमत कोलकाता और मुतसिल अजला में 4 दहों की सबसे शदीद बारिश हुई है, जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। इनमें से 9 अमवात बर्क़ी शॉक लगने से हुई। गुज़िश्ता रात बारिश की वजह से फिजाई, रेल और सड़क हमल व नकल में खलल पड़ा और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। रियासती हुकूमत को तातीलात के शेड्यूल पर नजरसानी करना पड़ा। 24 घंटे से भी कम अरसे में कोलकाता में 251 मिलीमीटर बारिश हुई। ये 1986 के बाद सबसे तेज बारिश थी।
137 سالوں میں یہ ایک دن کی 6ویں سب سے زیادہ بارش ہے، جس کے ذریعے 1978 کی 369 ملی میٹر بارش، 1888 کی 253 ملی میٹر اور 1986 کی 259 ملی میٹر بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں ندی نالے میں تبدیل ہو گئی، میٹرو اور ٹرینیں خدمات ٹھپ ہو گئی، فضائی ٹریفک بھی درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ یہ بارش ایک ایسے وقت ہوئی جب بنگال اگلے ہفتے اپنے سب سے بڑے درگا پوجا تہوار کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ بہار کے اسمبلی انتخابات میں مجلس کی انتخابی مہم آج سے نہیں بلکہ پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ مجلس بہار کے انتخابات میں پوری طاقت سے حصہ لے گی۔ چناؤ میں ہم کو ہماری پارٹی اور ہمارے امیدوار کی فکر ہے، ان کو کامیاب بنانا ہمارا مقصد ہے۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے بہار کے سیما انچل میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہار میں انتخابی مہم آج سے نہیں بلکہ پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ اپریل میں بھی وہ بہار کا دورہ کر چکے ہیں۔ بہار مجلس کے صدر اختر الایمان کی قیادت میں پارٹی کا کام چل رہا ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے شاہ رخ خان، وکرانت مستری اور رانی مکھرجی کو اداکاری کے قومی ایوارڈز پیش کیے ہیں، جبکہ ملیالم سپر اسٹار موہن لال کو دادا صاحب پھالکے کارنامہ حیات ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ فلم ساز ودھو ونود چوپڑا، کرن جوہر اور اپوروا مہرا کو بھی 71ویں قومی فلم ایوارڈز میں اعزازات پیش کیے گئے۔ ودھو ونود چوپڑا کو 12ویں فلم کے لیے بہترین فلم کا اعزاز دیا گیا، جبکہ راکی اور رانی کی کہانی کے لیے اپوروا مہرا اور کرن جوہر بہترین مقبول فلم ایوارڈز حقدار قرار دیے گئے۔ بہترین ڈائریکٹر کا ایوارڈ دی کیرلا اسٹوری کے لیے سدھو بدھو سین کو دیا گیا۔ اگست میں سال 2023 کے قومی ایوارڈز کا اعلان کیا گیا تھا۔ شاہ رخ خان، رانی مکھرجی اور وکرانت کے یہ پہلے قومی ایوارڈز ہیں۔ شاہ رخ خان کو جوان مووی کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایوارڈ مشترکہ طور پر وکرانت کے ساتھ دیا گیا، جنہیں 12ویں فیل کے لیے بہترین اداکار قرار دیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی زیر اقتدار ریاستوں میں گو رکشک ہنوز مسلم مویشی تاجرین پر کسی نہ کسی بہانے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور ان کی جان جا رہی ہے۔ حالیہ واقعے میں راجستھان کے ضلع بھلوارہ میں ایک 35 سالہ مسلم شخص پر بری طرح حملہ کیا گیا۔ غنڈوں نے اس پر گائے کی اسمگلنگ کرنے کا الزام عائد کیا اور اس کے پاس موجود نقد رقم لوٹ لی اور تاوان ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ اسپتال میں 3 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یہ شخص اپنے زخموں سے جاں بحق نہ ہو سکا۔ اطلاعات کے مطابق مدھیہ پردیش کے ضلع مندسور سے تعلق رکھنے والے آصف بابو ملتانی اور اس کا ساتھی محسن ڈول 34 سال نے 16 ستمبر کو راجستھان کے لامبیا مویشی میلے میں شرکت کرنے وہاں کا سفر کیا تھا۔ ان دونوں نے قانونی طور پر ایک بیل خریدا تھا اور گھر واپس ہو رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ آصف کے بھائی منظور پیمالا نے 17 ستمبر کو بنیرا پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی اطلاع دی۔ اے آئی سی سی انچارج تلنگانہ میناکشی نٹراجن اور صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے پارٹی قائدین کے ساتھ زوم اجلاس منعقد کرتے ہوئے تلنگانہ میں اے آئی سی سی کی جانب سے اعلان کردہ پروگراموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ میناکشی نٹراجن نے قائدین سے کہا کہ راہل نے قومی سطح پر ووٹ چوری کے جس معاملے کو بے نقاب کیا، اسے عوام تک پہنچانا قائدین کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو اس بات سے واقف کرایا جائے کہ مرکزی حکومت نے الیکشن کمیشن کی مدد سے کس طرح ووٹ چوری کو انجام دیتے ہوئے عوام کے جمہوری حقوق کو سلب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی سطح پر ووٹ چوری معاملے میں عوامی و دستخطی مہم کو تیز کیا جائے تاکہ عوامی دستخطوں کے ساتھ الیکشن کمیشن کو یادداشت پیش کی جا سکے۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر، سیاست نے صحافیوں بالخصوص سوشل میڈیا سے وابستہ افراد کو عصری ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے میڈیا انکیوبیٹر کا قیام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نامور صحافیوں کے ذریعے اخبارات، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے 10 مختلف پلیٹ فارمز کے صحافیوں کو جدید ٹیکنالوجی کی ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ اپنے اپنے میدانوں میں پیش صحافت سے انصاف کر سکیں۔ جناب عامر علی خان آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اردو صحافیوں کے سہ روزہ صلاحیت سازی ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے۔ اردو یونیورسٹی اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے مشترکہ طور پر ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسین، ڈاکٹر سرفراز سیفی، سی ای او بھارت نیوز نیٹ ورک دہلی، ڈاکٹر محمد شمس اقبال، ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ڈاکٹر یاسمین انصاری، ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ انقلاب دہلی اور دوسروں نے ورکشاپ سے خطاب کیا۔ جناب عامر علی خان نے ٹریننگ ورکشاپ کو سوشل میڈیا کے دور میں ایک اہم ضرورت قرار دیا اور کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر عصری ٹیکنالوجی سے یوٹیوب صحافیوں کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافت کے ذریعے نہ صرف روزگار حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ صحافی خود بھی دوسروں کے لیے روزگار کے موقع فراہم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تلنگانہ ریاستی وقف میں گزشتہ 1.5 ماہ سے چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی سی ای او موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے جہاں ایک جانب اوقافی جائیدادوں کی حفاظت اور صیانت میں مسائل درپیش ہیں، وہیں وقف بورڈ کے ملازمین تنخواہوں سے بھی محروم ہیں۔
5 अगस्त के बाद से बोर्ड में कोई CEO नहीं है। सितंबर के महीने की तनख्वाह अभी तक मुलाजमीन को नहीं मिली। मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक फाइल पर सदरनशीन और CEO के मुश्तरका दस्तखत होते हैं, बगैर CEO के तनख्वाह भी जारी नहीं की जा सकती। तेलंगाना की तश्कील के बाद यह पहला मौका है कि बोर्ड में 1.5 माह से CEO नहीं है। राय के मुताबिक बोर्ड के मुलाजमीन ने तनख्वाहों से मुतालिक सदरनशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से नुमाइंदगी भी की। बोर्ड के सदरनशीन ने तयख़ुन दिया कि इस सिलसिले में वो सेक्रेटरी अखिलती बहबूद और रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद से बात करेंगे। शहर हैदराबाद में गुज़श्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश के बाद हुसैन सागर झील में बड़े पैमाने पर बरसाती पानी दाखिल हो रहा है। अहदेदारों के मुताबिक हुसैन सागर में पानी का बहाव खतरनाक सतह पर पहुंच गया। झील की फुल टैंक लेवल 513.41 मीटर है, जबकि मौजूदा सतह 513.63 मीटर रिकॉर्ड की गई। झील में पानी का बहाव 1530 क्यूसिक और अखराज 1525 क्यूसिक बताया गया है। अहदेदारों ने कहा कि कुकटपल्ली, बंजारा हिल्स और बलकापुर नालों के जरिए बड़े पैमाने पर पानी हुसैन सागर में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से बहाव की शिद्दत से मुसलसिल बरकरार है। दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने हालिया दिनों एक बड़े बैन रियासती इंतहा पसंद गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चंद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस तहवील में देने के लिए पटियाला हाउस अदालत से दरख्वास्त की गई। गिरफ्तार शुदा अफराद में जिला निजामाबाद के बोधन से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मोहम्मद हुज़ैफा अहमद भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमीन पर इल्जाम है कि वो इंतहा पसंदाना नजरियात फैला रहे थे और नौजवानों को जिहाद के नाम पर उकसा रहे थे और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के लिए असला व धमाको अशिया जमा कर रहे थे। इन नौजवानों पर मुल्क के खिलाफ साजिश के संगीन इल्जाम लगाए गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई कार्रवाई में मुंबई और थाने से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों ए नसीर कुरैशी और सूफियान अबू बकर खान दिल्ली के सराय काले खान के करीब गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 15 कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुए। इनकी निशानदेही पर झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बैकवक्त दावे किए गए और झारखंड के दानिश के पास से धमाका मवाद, धमाका खैज अशिया और हथियार बरामद हुए, जबकि मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कामरान कुरैशी गिरफ्तार हुआ। निजामाबाद बोधन से मोहम्मद हुज़ैफा अहमद को हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जे से एक एयरगन और मोबाइल फोन जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक दानिश की हिदायत पर असला तैयार करने के हुज़ैफा पर संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं। पुलिस ने अदालत में यह भी बताया कि गिरफ्तार मुलजिमीन ने पाकिस्तान से हिदायत हासिल करने और सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए इंतहा पसंदाना मवाद फैलाने का इंकशाफ किया है। बोधन के मोहम्मद हुज़ैफा अहमद की गिरफ्तारी पर मुकामी तौर पर तशवीश पाई जा रही है। इनकी रिहाई के लिए हाफिज मोहम्मद लायक खान सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अफजल रहमान के जरिए जमानत की कोशिश में मसरूफ हैं। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि दिल्ली स्पेशल सेल की जानिब से अभी तहकीकात जारी है। इसके अलावा बोधन के मजीद 3 नौजवानों और हैदराबाद के एक नौजवान को भी नोटिस जारी की गई। मरकजी एजेंसियां निजामाबाद और हैदराबाद पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और खास तौर पर मुस्लिम नौजवानों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कमर्शियल जायदादों के मालिकान की बेकायदगियों की जांच शुरू की है, जो रिहायशी टैक्स अदा करते हुए बल्दिया के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे कई अफराद की निशानदेही की गई है जो अरसे दराज से कमर्शियल बरक़ी कनेक्शन हासिल करके रिहायशी जायदाद टैक्स अदा कर रहे हैं। इनसे असल कमर्शियल टैक्स वसूल करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगियाँ ही GHMC की आमदनी का अहम जरिया है। शहर के 30 सर्कल्स में तकरीबन 19,50,000 प्रॉपर्टी टैक्स इंडेक्स नंबरात है। इनमें सिर्फ 2 लाख जायदादें ही कमर्शियल टैक्स अदा कर रही है, जबकि माबाकी रिहायशी टैक्स अदा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स अदायगियों में बड़े बेज़ाब्तगियों के इल्जामात हैं, जिनका जायजा लेने के बाद GHMC ने गुज़श्ता साल जुलाई के अवाखिर से प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाली जायदादों की न्यू जियो कंपनियों से इश्तराक करके जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्वे कर रहा है। इस सर्वे में कई दिलचस्प बातें सामने आई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज से मुतालबा किया है कि मैडारम में समीक्षा सारालम्मा जात्रा को कौमी फेस्टिवल का मौक़िफ़ दिया जाए, जिसे मुल्क के कबायली कुंभ मेले से भी ताबीर किया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि मरकज़ी हुकूमत जहां कुंभ मेले के लिए हज़ारों करोड़ रुपए अलॉट करती है, तो वहीं वो इसी किस्म के समका सारालम्मा जात्रा के लिए कोई मदद नहीं करती, जिसमें अंदरून और बैरून मुल्क से लाखों भक्त शिरकत करते हैं। जोगालांबा गढ़वाल में यात्रा से मुतालिक तरक्याती कामों के नक्शों की इजराई करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत माह यात्रा से कबल तोसी काम मुकम्मिल कर लेगी, जो आइंदा साल 28 से 31 जनवरी मुनक़िद होने वाले हैं। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो आइंदा 100 दिन के दौरान कामों की तकमील को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम करें। फ़िरक़ावाराना इंतशार पैदा करने की कोशिश में बजरंग दल तेलंगाना के कन्वेनर शिवरामुलु ने मुसलमानों को खबरदार किया कि वो नवरात्रि डांडिया के प्रोग्रामों में शिरकत ना करें। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि यह लव जिहाद को जन्म देता है। उन्होंने डांडिया प्रोग्रामों के मुंतज़मीन को धमकी दी है कि अगर गैर हिंदुओं की शिरकत को इजाज़त दी गई तो बजरंग दल के कारकुन इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हिंदू अपने त्योहारों के दौरान मस्जिदों और गिरजाघरों में नहीं जाते, इन्हें हमारे
ہاں کیوں داخل ہونے دیا جا رہا ہے؟ یہ صرف ہندوؤں کا تہوار ہے۔ بجرنگ دل کے کنوینر نے الزام لگایا کہ وہ ان تہواروں میں غلط طریقے سے داخل ہو رہے ہیں اور ہماری لڑکیوں کو لو جہاد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔